अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री का पेपर फेडरल बोर्ड का सेकंड एनुअल का पेपर था और बहुत ही इजी पेपर आया एज एक्सपेक्टेड। क्योंकि बाकी जिस तरह के अगर हम पेपर देखें, कंप्यूटर का पेपर सेकंड ईयर का करें या इंग्लिश का पेपर फर्स्ट ईयर का करें, स्टैट्स का पेपर की हमने बात करें, सारे पेपर्स इजी आए थे। तो एक्सपेक्टेड यही था कि फर्स्ट ईयर का जो केमिस्ट्री का पेपर होगा वो भी काफ़ी इजी होगा और जैसी एक्सपेक्टेशंस थी वैसे ही पेपर आया। अगर हम पेपर आपके सामने स्क्रीन पर भी शो करवाएं तो बहुत से टॉपिक्स हमने अपनी लेक्चर वीडियोस जो हमने पेपर डिस्कस करते हुए बीच में रैंडमली मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स बताए, जैसे यूजेस ऑफ सल्फर का टॉपिक था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने डिस्कस किया था, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का क्वेश्चन मैंने आपको बीच में लेक्चर करवाते करवाते आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह बताए थे। क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड का क्वेश्चन था, वो हमने डिस्कस किया था। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का रिएक्शन था, मैथनॉल, और ये डिस्टिंग्विश करने के लिए जो टेस्ट हैं उनकी हमने बात की थी। और ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो आज के पेपर में आए भी हुए थे। अगर किसी ने हमारी पुरानी वीडियोस देखी थी तो वो अच्छी तरह जानता है कि हमारा गेस्ट पेपर और जो वीडियोस थी उनमें से काफ़ी टॉपिक्स जो हैं अगर आज के पेपर में थे, अगर किसी ने वो टॉपिक्स या गेस्ट पेपर भी अटैम्प्ट किया था तो उसके लिए आज का पेपर अटैम्प्ट करना कोई मुश्किल नहीं थी। हम शॉर्ट सा एक ओवरव्यू लेते हैं, चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो अप टू द मार्क थे, क्या वो आपने वो उन पॉइंट्स को कम्प्लीटली डिस्कस किया जो क्वेश्चन में पूछे गए थे। क्योंकि पेपर अटैम्प्ट करना भी एक बहुत बड़ी ट्रिक होती है। अगर आपको पेपर पूरा आता भी है और फिर भी आप के मार्क्स कम आते हैं तो इसकी यही रीज़न है कि बीच में आप कुछ पॉइंट्स स्किप कर रहे हैं जो क्वेश्चन की डिमांड होती है और आप उनके आंसर्स नहीं लिख पाते। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था, व्हाट इज राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम फर्स्ट एनुअल की बात करें तो उसमें भी फर्स्ट पार्ट यही था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी। इसमें आपके पास दो पार्ट दिए हुए थे, एक कार्बन और दूसरा है फास्फोरस। और कार्बन और फास्फोरस दोनों के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दिए हुए थे, लेकिन कंडीशन ये थी कि आपने हुंस रूल के अकॉर्डिंग ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो हुंस रूल की अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मेथड ये है कि जब आप p ऑर्बिटल लिखते हैं तो फिर आपने उसको 2px 2py 2pz की फॉर्म में लिखना था। अगर आपने इस तरह ऑर्बिटल्स को मेंशन किया है तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1 बन जाती है। और फास्फोरस की बात करें तो नियॉन तक सेम आने के बाद 3s2 3px1 3py1 3pz1, तो और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेपरेटली फिल करने हैं। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कार्बन की और फास्फोरस की, लेकिन मैंडेटरी क्या था कि हुंस रूल आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो था कि आपने इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बताने हैं, थ्री डिफरेंसेस बिटवीन। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया गया है कि आपने थ्री डिफरेंसेस ही बताने हैं, सिग्मा में भी और पाई में भी। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कंपैरिजन करते हुए सबसे ये क्वेश्चन हमने पिछले वाले टॉपिक्स में भी डिस्कस किया था कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड ऑन हेड ओवरलैप से बनता है, पाई बॉन्ड जो है वो साइड वाइज ओवरलैप से बनता है, साइड वाइज अट्रैक्शन होती है, फिजिकल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सिग्मा के अंदर पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, सेकंड और थर्ड बॉन्ड पाई होते हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस इस तरह के बन सकते हैं, तो आपने एटलीस्ट थ्री डिफरेंसेस मेंशन करने थे जो आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो सकते थे। हाउ azimuthal quantum number helps to determine the number of electron in the d subshell। d subshell में हम कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन करना था ब्रीफली। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो था वो हमारे पास सेकंड क्वांटम नंबर है जो एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हमने क्या यूज़ करना था, इसको यूज़ करके हमने एक्सप्लेन करना था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी सेल में कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो उसके लिए आपने फार्मूला यूज़ करना था नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स के लिए, तो वो होता है 2 इंटू 2l+1। अब डी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2, तो यहाँ पर 2 इंटू 2+1 करेंगे 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये फार्मूला था जो फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करना था। तो फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय 2l+1। तो जहाँ पर अगर हम d की वैल्यू जो -2 होती है वो पुट करते हैं तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा यहाँ पर
10। तो इसमें इस फार्मूले को यूज करके आपने कैलकुलेशंस करनी थी। नेक्स्ट इज व्हाट डिफाइन व्हाट मास ऑफ मैग्नीशियम इज नीडेड। मैग्नीशियम का मास बताना है कितना, ये तो बुक में एग्जाम्पल है, उसी वही एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने के लिए दी गई थी। तो इसमें हम स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने वॉल्यूम को मोल्स में चेंज करना था। मोल वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट हमने 2-3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए किया भी था कि वो बताया भी था, और मैंने एग्जांपल्स में भी एक मेरे पास किसी का मैसेज आया था, तो उसको मैंने यही बताया था कि अगर आप चैप्टर नंबर 4 में से मोलर वॉल्यूम का टॉपिक कर लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको एटलीस्ट लाजमी अटेम्प्ट करें। मोलर वॉल्यूम का एक पॉइंट यहाँ पर आया हुआ है। आपने वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करना है और मोल्स से आगे क्या निकालने हैं, आपने मास कैलकुलेट करना है। तो पहले आप वॉल्यूम से मोल्स निकालेंगे, मोल से फिर अगला स्टेप था मोल रेशो निकालने का, और मोल रेशो से जो आंसर आएगा मोल्स का उसको आपने मास में कन्वर्ट करना था। 3 बेसिक स्टेप्स ट्रिग्नोमेट्री के जो थे वो हमने यहाँ पर यूज करने थे। तो हर स्टेप का एक मार्क्स होगा, जिस तरह आपके 3 मार्क्स कंप्लीट होंगे। थर्ड पार्ट है व्हाई बॉन्ड एनर्जी इन F2 is lower than Cl2 although the size of F2 is smaller than Cl2। तो बॉन्ड एनर्जी F2 की कम क्यों होती है, हालांकि उसका साइज कम होता है। अगर हम जनरल रिलेशन की बात करते हैं, ये एक्सेप्शन है, और हमने इसमें आज ही एक वीडियो अपलोड की है, उसमें ये एक्सेप्शन हमने डिस्कस की है। तो फ्लोरीन और फ्लोरीन जो है उसका साइज बहुत छोटा है, क्योंकि और साइज छोटा होने की वजह से इनकी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी, लेकिन जो स्मॉल साइज है ना वही उसमें एक्सेप्शन बनती है। जैसे फ्लोरीन उसके भी 9 इलेक्ट्रॉन, दूसरा फ्लोरीन उसके भी 9 इलेक्ट्रॉन, जब एक छोटी सी जगह पर 9 और 9 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्जन क्रिएट करते हैं, और उस रिपल्जन की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो वीक बन जाता है। तो इसमें आपने इस एक्सेप्शन को डिस्कस करना था कि ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन एंड स्मॉल साइज, ये 2 पॉइंट्स आपके मस्ट होने चाहिए थे उसमें। स्मॉल साइज है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन है, जिसकी वजह से बॉन्ड आपका वीक हो जाता है। नेक्स्ट इज why heat of vaporization is always greater than heat of fusion। heat of vaporization में क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जिनमें थोड़ा सा गैप है उनके बॉन्ड्स को आपने ब्रेक करना है और कन्वर्ट करना है गैसियस फॉर्म के अंदर। तो लिक्विड से जब आप गैस में चेंज करते हैं तो बॉन्ड को कंप्लीटली आपने ब्रेक कर देना है, जबकि अगर आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसमें सिर्फ डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है मॉलिक्यूल के बीच में। इसलिए हीट ऑफ वेपराइजेशन जो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन है उसमें एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और फ्यूजन में एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह आपके ये 3 मार्क्स कंप्लीट होने थे अगर ये पॉइंट्स आपने डिस्कस किए हैं। Next is determine the number of protons, neutrons and electrons। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स हमने कैलकुलेट करने हैं, किसमें, सोडियम में कैलकुलेट करने हैं। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, मास नंबर इसका होता है 23। तो इसमें 11 प्रोटॉन होंगे, 11 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन हम लूज करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप 23 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लोराइड की बात करें Cl नेगेटिव की, तो एटॉमिक नंबर होता है 17, मास नंबर होता है 35। तो प्रोटॉन इसमें 17 होते हैं, न्यूट्रॉन्स की बात करें तो माइनस करने से 18 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, होने तो 17 चाहिए, लेकिन एनाइन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें 18 होते हैं। यहाँ पर जो ट्रिकी पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉन्स का है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो इजीली कैलकुलेट किए जाते हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज आया हुआ है उसको जरा आपने ध्यान से यूज करना था, और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज होगा और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन होगा। नेक्स्ट 3 यूजेस ऑफ सल्फर, ये हमने डिस्कस भी किया था, लास्ट पेपर में भी आया हुआ था। यूजेस ऑफ सल्फर में आपने इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है, इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है, डाइज पेंट्स वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन थी, उसमें से कोई सी 3 एप्लीकेशन आपने मेंशन करनी थी। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमने आज अगेन एक वीडियो अपलोड किया, उसमें यही क्वेश्चन हमने एग्जैक्टली सॉल्व किया था, और आज के पेपर में भी ये आया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग substances to identify the type of bond, ionic, polar, non-polar, covalent bond on the basis of electronegativity difference, O2, KCl और HCl।
अब इनमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस से बताना है कि कौन सा बॉन्ड आयनिक है। अब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.8 का होता है वो आयनिक होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.4 से 0.8 का होता है वो पोलर होता है, और जिसकी वैल्यू 0.4 से कम होती है उसे हम कहते हैं कि ये नॉन पोलर है। अब O2 जो है, अगर हम 3.44 ऑक्सीजन की वैल्यू लें, दूसरे की भी 3.44 लें, तो इसमें हमारे पास डिफरेंस 0 का आता है, तो ये ऑक्सीजन जो था वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। KCl का जब डिफरेंस निकालते हैं तो वो 1.8 से ज़्यादा आता है, इसलिए KCl एक आयनिक कंपाउंड था। और HCl की बात करते हैं तो HCl के जो डिफरेंस निकालते हैं 1.8 से लेकर 0.4 के बीच में होता है, तो 1.8 से 0.4 के अराउंड होने की वजह से ये मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर बनता है। तो बस आपने इसमें डिफरेंस कैलकुलेट करना था और बताना था कि उसको पोलर कहेंगे या नॉन पोलर कहेंगे या आयनिक होगा। नेक्स्ट इज KSP एक्सप्रेशन लिखना है। जब हम CF की अगर लिखें तो Ca+2 बनेगा और F नेगेटिव के ऊपर स्केयर आ जाएगा, और अगर हम MgSO4 की लिखें तो उसकी जो KC एक्सप्रेशन होगी वो Mg+2 होगा और SO4-2। बस इसमें आपने KC एक्सप्रेशंस लिखने थे और कुछ भी नहीं है। 1.5 मार्क्स आपको इजीली मिल जाते हैं अगर आप इनके एक्सप्रेशंस वहां पर मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट इज determine the limiting reactant when 10 grams of aluminium react with 20 grams of fluorine according to the reaction दिया हुआ है, दो मैसेज दिए हुए हैं। तो पहला स्टेप, मैस को आपने मोल्स में चेंज करना है, मोल से आपने मोल रेशियोज निकालनी है, और जब मोल रेशियोज निकल आएंगी तो उसमें से देखना ये है कि किसकी वैल्यू कम है। जिसके मोल्स कम होंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो रिएक्टेंट इन एक्सेस आ जाना था। तो ये भी तकरीबन 2 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाना था। अगर हम वैसे बात करें तो 3 स्टेप्स बनते हैं। पहले एल्यूमिनियम के मास को मोल्स में चेंज करना, फिर उसके बाद फ्लोरीन के मास को मोल्स में चेंज करना, जिसके मोल्स ज्यादा आने थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू मोल रेशो निकालनी थी, तो जिसके मोल्स कम थे वो लिमिटिंग और जिसके मोल्स ज्यादा वो रिएक्टेंट इन एक्सेस में आता। नेक्स्ट इज जस्टिफाई द फॉलोइंग। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, रीजन उसकी है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो फैक्टर है वो साइज को डिक्रीज करता है, मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है अलोंग द ग्रुप। मेटेलिक करैक्टर कहते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी, और अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज किया जा सकता है, इसलिए मेटेलिक करैक्टर भी इंक्रीज करता है। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, तो इसमें भी आपने एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लिखने थे और 7 एग्जांपल मेंशन करते थे। ये टॉपिक भी हमने पहले डिस्कस किया, पास्ट पेपर में भी था। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड जिनकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। अमॉर्फस क्या होते हैं? जिनकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं होती। सेकंड पॉइंट, शॉर्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन का, अमॉर्फस का शॉर्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। थर्ड पॉइंट, क्लीवेज प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टलाइन में, क्लीवेज प्लेन एग्जिस्ट नहीं करते क्रिस्टलाइन अमॉर्फस के अंदर। तो 3 पॉइंट्स आपके कंप्लीट, और एक एग्जांपल लिखनी थी NaCl क्रिस्टलाइन की, और ग्लास, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा जो है वो एमॉर्फस की एग्जांपल्स थी। Next is write the general formula for primary, secondary and tertiary amines. तो amines वो फंक्शन ग्रुप, प्राइमरी अमीन्स होते हैं जिसमें एक बीटा कार्बन हो, और अमीन फंक्शन ग्रुप अगर लगा हुआ है तो वो प्राइमरी अमीन हो जाएगा। सेकेंडरी वो होते हैं जिसमें 2 बीटा कार्बन हो, अमीन फंक्शन ग्रुप है तो सेकेंडरी अमीन। टर्शियरी वो होते हैं जिसमें 3 बीटा कार्बन हो, अमीन है तो टर्शियरी अमीन उसे कहेंगे। Next is differentiate between endo and exothermic reactions with suitable examples. Endo और exothermic reactions में difference बताना है। सबसे पहले आपने बताना था कि एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक पॉजिटिव साइन के साथ, एक्सोथर्मिक नेगेटिव साइन के साथ। एंडोथर्मिक जो होते हैं जो मोस्टली ऐसे रिएक्शंस जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है वो एंडोथर्मिक होते हैं। जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो एक्सोथर्मिक होते हैं, स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। तो एग्जांपल साथ कंबशन की लिख सकते थे और फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो इस तरह आपने अपने 3 पॉइंट्स को कंप्लीट करना था। नेक्स्ट इज कैटिनेशन। अगेन ये क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले वाले पेपर में भी था। तो जिसने भी फर्स्ट एनुअल का पेपर अटेम्प्ट किया हमारे साथ उसके लिए पेपर बहुत इजी था, और जिसने गेस्ट पेपर किया था वो 100% पेपर ये अटेम्प्ट कर सकता था। What is catenation?
कैटिनेशन में आपने बताना था सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, वैरायटी आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो ये कैटिनेशन की एप्लीकेशंस थी। अच्छा, नेक्स्ट इज ड्रॉ एनर्जी साइकिल अकॉर्डिंग टू हेस डायग्राम। तो इसमें सबसे पहले आपने एनर्जी लाइन लगानी थी, एक C+O2 जो है वो कन्वर्ट करना था CO2 के अंदर और इसकी वैल्यू यहाँ पर मेंशन करनी थी। फिर आपने एक और डायग्राम बनानी थी जिसमें दो पार्ट, जो बुक में टॉपिक बना हुआ है ऑलरेडी, एग्जैक्टली वैसी डायग्राम्स आपने बस ड्रॉ करनी थी, एनर्जी साइकिल आपका ये कंप्लीट हो जाना था। जिसने ये दोनों पार्ट्स की एनर्जी लाइन भी लगाई है तो इसके 3 मार्क्स कंप्लीट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द केपी द फॉलोइंग कंडीशंस आर फाउंड। कंसंट्रेशंस दी हुई हैं बुक का सेल्फ असेसमेंट का ये क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले आपने केसी कैलकुलेट करना है। जब केसी निकल आता है तो केसी को केपी में चेंज करना है, उसके लिए केपी इक्वल्स टू KCRT रेज टू पावर डेल्टा एन का फार्मूला लगाना था। और डेल्टा एन इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो रिएक्शन आपको दिया गया था, उसमें से आपने वैल्यूज निकाल के ये वैल्यूज सॉल्व कर लेनी थी। तो 2 स्टेप्स तकरीबन लगने थे, तो आपके 3 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो सकते थे अगर आपकी कैलकुलेशन वगैरह बाकी सब कुछ ठीक है। N2 plus 3H2 goes to 2NH3. The reaction is at equilibrium. What will happen if ammonia is removed? अगर हम अमोनिया रिमूव करते हैं तो एक्चुअली हमने प्रोडक्ट डिक्रीज किया है। और ये पॉइंट्स हमने डायग्राम में पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर इस साइड पर प्रोडक्ट है, इधर रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट डिक्रीज करने से रिएक्टेंट इंक्रीज कर जाता है और रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाता है। तो पहले वाले का आंसर था फॉरवर्ड। और सेकंड क्या है, मोर नाइट्रोजन इज एडेड। जब हम नाइट्रोजन ऐड करते हैं तो एक्चुअली रिएक्टेंट इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट इंक्रीज करने की वजह से भी फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होगा। Next is write down the preparation chemical equation for the preparation of alkyl halide from alkenes. Alkenes से जब आपने प्रिपेयर करना है तो आपने alkenes की करवानी होती है हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये बुक में टॉपिक चैप्टर नंबर 16 के अंदर है हाइड्रोहेलोजिनेशन का टॉपिक, जिसमें आपने HX के साथ इसे रिएक्ट करवाना होता है। मार्कोवनिकॉफ रूल भी इसमें अप्लाई होगा अगर आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स यूज करते हैं और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स याद आएंगे। अल्केन से कैसे प्रिपेयर करते हैं, रेडिकल फ्री सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं, ये दोनों रिएक्शंस मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, आपने प्रिपेयर लाजमी करने हैं। तो रेडिकल फॉर्मेशंस के थ्रू, रेडिकल फ्री सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू ये रिएक्शंस करवाए जा सकते हैं। Next is drive the relation of acid dissociation constant Ka for the following dissociation constant. Ka की इक्वेशन आपने ड्राइव करनी थी, बुक में टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स का। उसके अंदर सबसे पहले आपने इक्वेशन तो उन्होंने खुद दी हुई है, उसकी आपने Kc लिखनी थी। तो उसमें जो डिनोमिनेटर में वाटर था वो जाके मल्टीप्लाई होना था, Ka बन जाना था, और Ka जो है वो आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट था। 2 to 3 स्टेप्स के अंदर के पार्ट कंप्लीट होना था। नेक्स्ट इज लुकास टेस्ट है, डिफ्रेंशिएट करना है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के साथ। जिसकी भी अल्कोहल को आप मेजर कर रहे हैं उसको आपने क्या करना है, HCl के साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो अगर वो इमीडिएटली हो रहा है तो टर्शियरी, फिर इस तरह सेकेंडरी 5 to 10 मिनट्स, और प्राइमरी जो है वो अपॉन हीटिंग आ जाएगा। Enlist the factors which affects the reactivity of alkyl halide. तो फैक्टर्स बताने हैं जो रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो एक है बॉन्ड एनर्जी और दूसरा है बॉन्ड पोलैरिटी। तो ये दोनों फैक्टर्स अगर आपने मेंशन किए हैं, ऑर्डर उसका लिख दिया है, तो आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाने थे। तो नाम लिखने हैं और ऑर्डर लिखने हैं, तो 3 मार्क्स इसके हैं। अच्छा, उसके बाद 1 मार्क्स थे, 1 मार्क था ऑर्डर लिखने का और 2 मार्क्स थे ये दोनों नाम लिखने के, मतलब 1 मार्क्स फॉर ईच। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन को कैसे यूज करते हैं, तो इसका रिएक्शन लिखना है। किसी भी एल्डिहाइड को आपने 2,4-DNPH टेस्ट उसके लिए करवाना था। अगेन मैंने कहा था कि टेस्ट आपने सारे के सारे प्रिपेयर करने हैं।
हर टेस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ऑलरेडी देखें लुकास टेस्ट आ चुका है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का टेस्ट आ गया और आगे भी आइडोफॉर्म टेस्ट भी आएगा। 2,4 DNPH टेस्ट आपने करना था, येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स आते हैं, अगर येलो कलर के आ रहे हैं तो उसमें एल्डिहाइड कंफर्म हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स आपने वहाँ पर मेंशन करने थे। रिएक्शन था, फिर आपने कलर बताना था और कौन से कंपाउंड्स इससे डिटेक्ट किया जा सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन। एवेपोरेशन जो होती है हर टेम्परेचर पर होती है, बॉइलिंग किसी एक खास टेम्परेचर पर होता है। बॉइल करते हुए वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होते हैं, एवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता। बाकी ये कि सरफेस से ब्रेक करती हैं, दोनों में सरफेस से मॉलिक्यूल्स ब्रेक करते हैं। तो थर्ड डिफरेंस ये है कि वाटर का जो वेपरेशन है वो हर पॉइंट पर हो रही होती है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 3 पॉइंट्स आपने बॉइलिंग और वेपरेशन में डिफरेंस करते हुए लिख देने थे। वेपरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बॉइलिंग टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। complete the given questions by identify the major product। हमने मेजर प्रोडक्ट इसमें से बताना है, तो इसका क्या बनेगा, CH3 बनेगा। Cl और KCN आपस में रिप्लेस होंगे और साथ बन जाएगा KCl। नेक्स्ट वाले के अंदर CH3 तो ऐसे रहेगा, H और Cl प्रोड्यूस मिलके HCl बन जाएगा और बाकी NH2 इसके साथ आकर अटैच होगा। ये दो रिएक्शंस आपने कंप्लीट करने थे, बस इसमें यही था। रेडिकल फ्री सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसी पेपर के अंदर दूसरी दफा आ चुका है। रेडिकल फ्री सब्स्टिट्यूशन इसकी मीथेन की करनी थी क्लोरीन के साथ, मैकेनिज्म के साथ, तो इसमें आपने तीनों स्टेप्स करने थे। इनिशिएशन भी करना है, सेकंड प्रोपगेशन करनी थी और थर्ड स्टेप में टर्मिनेशन। तीनों स्टेप्स अगर आपने किए हैं तो हर के साथ रिएक्शन भी लिखना था एक एक, तो इस तरह आपके 3 मार्क्स कंप्लीट होने थे। How can iodoform is used to distinguish between ethanol and methanol? ethanol को distinguish किया जा सकता है formaldehyde और acetaldehyde, तो जो acetaldehyde है वो डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये iodoform के रिएक्शन से वहाँ से आपने ये पॉइंट्स मेंशन करने थे। ठीक है, तो आइडोफॉर्म वाला बुक में टॉपिक है, उसमें रिएक्शंस भी लिखे हुए हैं, ये रिएक्शंस आपने वहाँ से प्रिपेयर करने हैं। हाइब्रिडाइजेशन थी, हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। मीथेन की जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो sp3 आती है और जब bf3 की निकालेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। फिर आपने इनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करने थे, फिर इनके ज्योमेट्री, शेप और एंगल आपने मेंशन करना था। तो CH4 का आपने कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना था और जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रेडी होता है। सेंटर में कार्बन है और साइड्स पर 4 हाइड्रोजन अटैच है। टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है, शेप भी टेट्राहेड्रल है, एंगल 109 था। और अगर हम BF3 की एग्जांपल लेते हैं तो BF3 जो है वो इस तरह के ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनती है और एंगल होता है उसका 120 का। तो ये दो कुछ चीज़ें पॉइंट्स आपने, मैं 1 मार्क्स था डेफिनेशन का, 3 मार्क्स था CH4 के लिए, 3 मार्क्स था BF3 के लिए। मार्कोवनिकॉव रूल इससे पहले भी आ चुका है। तो मार्कोवनिकॉव रूल क्या है, बताता है कि मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो ज़्यादा स्टेबल है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन अगर आ जाता है तो जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन की तरफ जाएगा जिसमें कार्बन ऑलरेडी ज़्यादा है, क्योंकि उसकी वजह से स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। मींस सेकेंडरी होगा या टर्शरी बनेगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी की बजाय, तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होता है अगर हम मार्कोवनिकॉव रूल को फॉलो करते हैं। तो पहले आप वो डेफिनेशन लिखनी है कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन उस पार्ट की तरफ जाएगा जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव पार्ट उसके ऑपोजिट में। फिर एक मैकेनिज्म लिखना था जिसमें आपने प्रोपीन को रिएक्ट करवाना था जो एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर जो होगा वो होता है CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH H। जब इसका आपने HBr के साथ रिएक्शन करवाना था तो उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनना था वो मार्कोवनिकॉव के अकॉर्डिंग वो ये वाला प्रोडक्ट बनना था। अगर आपने ये प्रोडक्ट बनाया है और एक्सप्लेन भी थोड़ा बहुत किया है कि किस तरह ये प्रोडक्ट बनेगा, 2 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन था, इसका मैकेनिज्म, तो आपके 4 मार्क्स वहाँ से मिल जाएंगे, 2 मार्क्स डेफिनेशन के होंगे और जो मेजर प्रोडक्ट आपने प्रिडिक्ट करना था मार्कोवनिकॉव वाला उसके मार्क्स 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट इज
Calculate the mass of calcium nitride prepared from 54.9 grams of calcium, 43.2 grams of nitrogen. कैल्शियम के 54.9 ग्राम से तो इसको आपने पहले मास में चेंज मोल्स में चेंज कर लेना है। 43.2 ग्राम इसको भी मोल्स में चेंज कर लेना है। दोनों के पहले अपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। जब मोल्स आ जाएंगे फिर आपने कंपेयर करना है कैल्शियम को कैल्शियम नाइट्राइड के साथ, नाइट्रोजन को कैल्शियम नाइट्राइड के साथ। जिसके मोल्स कम हो गए मींस मोल रेशियो लगाने के बाद जिसके मोल्स हुए कम तो वो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट होगा। और फिर आपको परसेंटेज इफ एक्चुअल यील्ड इज 0.13 मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड देन कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। मोल्स आपने निकाले हुए हैं, एक्चुअल मोल्स आपको बताए गए थे तो आपने परसेंटेज निकाल लेनी है। वैसे मैथ से भी परसेंटेज निकाली जा सकती है तो आपने थर्ड स्टेप में डायरेक्ट आपने परसेंटेज निकालनी थी, बजाय ये कि आप उसे मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट है HCl के साथ तो ये बन जाना था CH3CH2Cl। नेक्स्ट वन इज SOCl2 तो ये बनना था CH3CH2Cl साथ SO2 बनता है और ये रिएक्शन इसका कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वाला PBr3 के साथ था तो CH3CH2Br और साथ बनेगा H3PO4। ये दो रिएक्शंस हैं, तीन रिएक्शंस थे। हर एक को अगर आप लिखते हैं प्रॉपर जो है बैलेंस इसको पहले आपने क्या करना था, केमिकल इक्वेशन लिखनी थी, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड जो है वो बताने थे। अगर ये सारे पॉइंट्स आपने मेंशन किए हैं तो इजीली आपको कितने 6 मार्क्स, बल्कि ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, 7 के 7 मार्क्स आपको मिल सकते थे। नेक्स्ट इज Maxwell-Boltzmann distribution curve to explain the effect of temperature। Maxwell-Boltzmann distribution curve में आप ग्राफ्स यहाँ पर इस तरह के सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स जो है वो गिवन होती हैं, जिसमें एरिया जितना एरिया नीचे कवर होता है वो बताता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास रिक्वायर्ड एनर्जी है रिएक्शन होने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उन मॉलिक्यूल के पास जिनके पास एनर्जी है रिएक्ट करने के लिए वो ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। ये फैक्ट ऑफ टेम्परेचर का टॉपिक था, उसमें ये दोनों ग्राफ्स भी बने हुए थे। कुलियन थ्योरी के अकॉर्डिंगली भी एक्सप्लेन किया गया था टेम्परेचर का इफेक्ट, और उसके बाद आर्हेनियस भी था। तो यहाँ पर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और फिर ग्राफ के थ्रू भी उसे एक्सप्लेन करना था। बुक में एग्जैक्टली ये टॉपिक लिखा होगा। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स डन। एथेनॉल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, एथेनॉल को इथाइल एसीटेट एस्टर में कन्वर्ट करना है, एथेनॉल को इथीन में चेंज करना है। अगर एथेनॉल को पहले लास्ट वाला कर लेते हैं, इजी है, तो हम करवाते हैं डिहाइड्रेशन। चैप्टर नंबर 16 के अंदर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन का टॉपिक है, उसका फर्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। एथेनॉल को एसिटल्डिहाइड के अंदर करना है, तो एथेनॉल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन वाले पैटर्न्स याद करने हैं कि प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवाएं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एथेनॉल को एस्टर में चेंज करना है तो इसकी आपने करवानी है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन इसका होगा और एस्टर्स जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और इवन ये रिएक्शन आपको सॉल्व करके भी मैंने करवाया था कि इसका रिएक्शन कैसे होगा मैकेनिज्म के साथ। कि फॉर्मेल्डिहाइड जिसमें एक ही कार्बन होता है, दोनों साइड पर हाइड्रोजन होते हैं, HCN के साथ जब ये रिएक्ट करता है, बुक में ऑलरेडी रिएक्शन लिखा हुआ है, तो ये बन जाता है सैनोहाइड्रिन। और इस सैनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन 2 स्टेप्स के अंदर होती है, तो आपने बेस कैटेलाइज करनी थी। बेस कैटेलाइज के अकॉर्डिंगली अगर करते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या है, न्यूक्लियोफिल का अटैक हो और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाए। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हुआ है यहाँ पर, तो ये एक एडिशन रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लास्ट इज ली शैटलियर प्रिंसिपल, हाउ इट हेल्प्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है, तो प्रोडक्ट अगर ज्यादा हो जाता है, हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट लेना है, तो अगर आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट कम करते हैं तो रिएक्टेंट ज्यादा होगा, फॉरवर्ड की तरफ आएगा। और अगर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट एज अ रिएक्टेंट होगी, तो आपने रिएक्टेंट को ज्यादा करना है। तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। और इसका थोड़ा सी एक्सप्लेनेशन भी आपने बतानी थी, और साथ ली शैटलर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना था कि जब भी आप
किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, या इन शॉर्ट आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो सिस्टम जो है वो स्ट्रेस को अपोज करता है, उस स्ट्रेस के इफेक्ट को रिवर्स करने की कोशिश करता है। तो वो ली शैटलियर प्रिंसिपल है। तो बहुत इजी पेपर, ठीक है। बहुत सा पार्ट जो है वो फर्स्ट एनुअल के एग्जाम से रिपीट हुआ। गेस्ट पेपर्स में से ये हाईलाइटेड पोर्शन मैंने आपको दिखाया, ये सारे क्वेश्चंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गेस्ट पेपर में इंक्लूड थे। प्लस हमने जो लेक्चर्स अपलोड किए 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें से बहुत सारा पेपर आपके पास एनुअल में भी आया। फर्स्ट एनुअल के क्वेश्चंस कुछ रिपीट हुए, सेकेंड एनुअल के अंदर भी। कंपैरेटिवली बात की जाए तो फर्स्ट एनुअल के से सेकेंड एनुअल का पेपर काफ़ी इजी था। होपफुली कि जिन स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स वो अब इम्प्रूव करेंगे, और जिनकी सप्लीज थी वो अपनी सप्लीज क्लियर कर लेंगे इस पेपर के बाद। और जिनने फर्स्ट टाइम अपना पेपर अटेम्प्ट किया था वो उनके मार्क्स भी इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। ये ऐसा पेपर था जिसमें 85 आउट ऑफ 85 लेना कोई मुश्किल बात नहीं थी, और इंशाल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स के ये आएंगे भी। सो बेस्ट ऑफ लक। इस्लामियात का नेक्स्ट पेपर है आपका, वो इस्लामियात का गेस्ट पेपर, एक्सप्लेनेशन, पेपर पैटर्न, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो टाइम मैनेजमेंट। वो टाइम मैनेजमेंट की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप हमारे चैनल में जाकर, डिस्क्रिप्शन में भी है, चैनल में भी आप देख सकते हैं, चैनल में भी लेटेस्ट वीडियो हमारी वहाँ पर अपलोड है, तो इसको लाजमी देखिएगा अपने नेक्स्ट पेपर से पहले। इंशाल्लाह हम मैथ्स का जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन कि अगर आपने मैथ्स की प्रिपरेशन कुछ भी नहीं की, तो अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं, अगर वो वीडियो आपने प्रॉपरली अटेम्प्ट किया, वो क्वेश्चंस आपने अंडरस्टैंड कर लिए, तो इंशाल्लाह आपका मैथ्स का पेपर वहाँ से क्लियर हो सकता है। सो इस वीडियो पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। बहुत क्रिटिकल वीडियो है, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिपीट होते हैं बोर्ड के अंदर वो डिस्कस करेंगे, सो डैट कि आपका पेपर इंशाल्लाह, जो मैथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स की सप्ली आई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो उनका पेपर इंशाल्लाह अच्छी तरह अटेम्प्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। May Allah bless you all with lots of success. Allah Hafiz.